press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज हम आपको सामने क्विज 1 का आंसर कर देंगे। आप सब ने बना करके भेजा है और अपने घर में आंसर चेक कर लेंगे कि भाई क्विज 1 का जो आंसर आप लिखे हैं कितना गलत है कितना सही है। ये इसका आंसर शीट दे रहे हैं आपको। पहला, DSI यूनिट ऑफ चार्ज इज, ऑप्शन ए स्टेट कूलम, बी कूलम, सी न्यूटन पर कूलम और डी नन। तो कूलम सभी जानते हैं, इतना तो जानना चाहिए 1 के बी, ये तो यूनिट से संबंधित। सेकंड, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम, ये मेरा स्टार पॉइंट में लिखा हुआ है, थ्योरी पढ़े होंगे तो। पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी इसका आंसर होगा ए। 2 चार्जेज 40 कूलम, ये देखिए 40 कूलम और 10 माइक्रो कूलम और 40 माइक्रो कूलम, और दोनों के बीच का सेपरेशन है 30 सेंटीमीटर। कहता है कि कहाँ पर उसके बीच में 100 माइक्रो कूलम का चार्ज रखें ये, ताकि ये इक्विलिब्रियम में हो। ये सवाल भी हमने करवाया है लेक्चर में ही, और इसका डिस्टेंस हम इन दोनों के बीच में r लेते थे और तब इसका आंसर हो जाता था 2r/3, और 2 गुने r का वैल्यू कितना, तो r है कितना इसके बीच में 30 है, तो 2/3 अब r के जगह पर लिख दीजिए 30, तो ये 10 यानी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इसका, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए। चूंकि इसका हमने करवाया है डिटेल में, तो हमने डायरेक्ट कहा कि r मान के करवाए थे, 4q था, ये q था, तो ये q का 4q 4 गुना, 10 का भी 4 गुना है, तो अगर डिस्टेंस r था तो 2r/3 हो गया था, तो r के जगह पर 30 हो गया, तो 2/3 × 30 यानी 10 यानी 20 सेंटीमीटर। तो इससे आप इसको आंसर कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं था। चौथा नंबर, अ चार्ज q इज प्लेस्ड, ये देखिए चौथा नंबर, ये जो प्लेस्ड किया गया है कैपिटल Q है यहाँ, और यहाँ भी कैपिटल Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, और यहाँ क्या करें, ये चार्ज की वैल्यू कितना हो कि इक्विलिब्रियम में हो जाए, है ना। देखिए, ए चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 इक्वल चार्जेस कैपिटल Q, ये जो प्लेस किया गया है वो r/2 दूरी पर है, और ये भी r/2 डिस्टेंस पर है। द सिस्टम ऑफ 3 चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम इफ चार्ज Q इज, ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा अगर स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा तब। अगर लोकेशन पूछता है तब तो आप नेट फोर्स इस पर 0 कर दीजिए तो बन जाता है, लेकिन अगर चार्ज का वैल्यू पूछता है तब आप इस पर नेट फोर्स 0 करेंगे तो आपका नहीं बनेगा सवाल। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स इस पर भी 0, नेट फोर्स इस पर भी 0, नेट फोर्स इस पर भी 0। इस सवाल में सिस्टम इक्विलिब्रियम करने पर हम नेट फोर्स इस पर 0 करते थे और उससे आया था 2r/3। इसको करके आप देख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, जो कि मेरे लेक्चर में करवाया हुआ है। मेरे लेक्चर में टाइप सेकंड कूलम्स लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम टाइप सेकंड, जिसमें है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ है 4q और यहाँ है q, इसका 4 गुना ही भी हुआ, 10 का 4 गुना ही भी हुआ, तो ये ऐसे ही 2r/3 होता है। नेट फोर्स 0 इस पर करते हैं। अब अगर तुम इस पर नेट फोर्स 0 ले लो इक्विलिब्रियम होने के लिए, तो आपका सवाल नहीं बनेगा। हालांकि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स इस पर भी 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0, पर एक बात ध्यान देना, जब चार्ज कैलकुलेट करना हो तो नेट फोर्स या तो इस एंड पर लीजिए चाहे इस एंड पर लीजिए, बीच वाले पर नहीं लीजिए। आप सवाल कर सकते हैं ऐसा क्यों, देख लीजिए जवाब। मान लो इस पर हम करके देखते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, तो हो जाता है KQ/r/2 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसके चलते KQ/r/2 का होल स्क्वायर
सब कट जाएगा, कुछ नहीं मिला, 1 बराबर 1 हो गया। ये इस रिजल्ट से कुछ नहीं मिला। अब आप इस पर करके देखो या इस पर करो तो आपका मिल जाएगा आंसर। ये गलत है, ऐसे करोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चार्ज जब भी निकालना हो तो नेट फोर्स मिडिल पर जीरो नहीं करना, लोकेशन निकालना हो तो नेट फोर्स मिडिल पर करने से मिल जाएगा। इसमें लोकेशन पूछा था कहाँ, इसमें चार्ज कितना, तो या तो इस पर करो या तो इस पर करो, तो तुम्हारा सवाल बन जाएगा। जैसे मैं इस पर करके दिखाता हूँ, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। अभी दोनों चार्ज इसी दिशा में रिपेल कर रहा है, तो इसके चलते जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ बी। इसके चलते जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ ए। तो आप लिख देंगे एफ ए, ये देखिए एफ ए प्लस एफ बी बराबर 0। टोटल फोर्स तो यही हुआ है, दोनों का जोड़ बराबर 0, इक्विलिब्रियम है इसलिए। एफ ए का वैल्यू बताइए, एफ ए मतलब इसके चलते, ये ए है, एफ ए मतलब सॉरी इस पॉइंट का नाम रख दीजिए कुछ पी, और तब हो जाएगा एफ पी, इसके चलते फोर्स पी, इसके चलते फोर्स एफ बी। अब से ये एफ पी प्लस एफ बी बराबर 0, तब पी के चलते, पी मतलब ये पॉइंट था, इसके चलते क्या हो जाएगा, के क्यू 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 क्यू, दोनों के बीच की दूरी r/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसके चलते के एक चार्ज हो गया Q और यहाँ चार्ज हो गया Q, और दोनों के बीच की दूरी r बराबर 0। अब आप यहाँ से करके देख लीजिए, तो ये कट जाएगा, इससे K से K कट जाएगा, और यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा, r² से r² कट जाएगा, तो हो जाएगा 4Q प्लस Q बराबर 0। देयरफॉर Q इज इक्वल टू -Q/4, जो ऑप्शन बी होगा, यानी चौथा का आंसर हो गया बी। पांचवा, तो यही दिमाग रखना है, इसमें एंड वाले चार्ज पर नेट फोर्स 0 करना है जब चार्ज की वैल्यू निकालनी हो तो। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज इज along the direction of force experience, along the direction of force experience on positive charge, along the direction of force experience on negative charge, either A और B। तो इसका आंसर होगा A, क्योंकि तो हमारा फंडामेंटल स्टार पॉइंट लिखाया हुआ है कि किसी भी चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा उसी के बराबर होगा। तो जैसे कि ये चार्ज है, इसके चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाहते हैं तो प्लस चार्ज रखिए, इसको ये रिपेल कर देगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर इसके चलते फिर प्लस चार्ज रखिए, ये ऊपर जाएगा, तो इसके चलते फील्ड ऊपर हो जाएगा। तो ये तरीका है। छठा, ये तो आप जानते हैं स्टार पॉइंट है। हाँ, याद होगा बच्चों, मैं ये सवाल करवाया, पेंटागन वाला सवाल हम लेक्चर के अंत में जो सवाल देते हैं उसमें भी ये दिए हैं, क्यू 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 क्यू, और यहां पर फील्ड निकालना था, तो हम बोले थे कि 4 के चलते निकालना इस पर नहीं रहेगा, आई डिस्टेंस मालूम रहे। इसका आंसर आपको पता है कि यहां पर नहीं है, अब इस चारों के चलते रिजल्टेंट निकालना है। तो मैं बताया था कि देखो एक टेक्निक तो ये है कि आप इसके चलते फील्ड निकालो, इसके चलते इसके चलते रिजल्टेंट निकाल लो, मगर ये मुश्किल काम है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है। आसान तरीका सुनो कि अगर यहाँ भी चार्ज आ जाता तब तो यहाँ 0 हो जाता, तो ये 0 कैसे हो रहा होगा, तो इसका तरीका मैं बताया था। देखो ये जो चार्ज है इस पर फील्ड किधर लगाएगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो, अब बाकी इन चारों के चलते जो फील्ड होगा वो जरूर इस दिशा में होना चाहिए, तब इसको रखने से इस चारों का रिजल्टेंट इस दिशा में हो रहा होगा, और मैग्नीट्यूड मान लो 4 हो रहा होगा, तो इसको रखने से 0 क्यों हो गया, क्योंकि इसको रखते ही ये 4 इधर काम किया और एक दूसरे को कैंसिल करके 0 कर दिया, सेंटर ऑफ फील्ड। समझ में आया? तो इस तरह से ये
जीरो हो जाता था। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पूछेगा कि इस चारों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप चारों को मत देखना, इस एक के बदले जो यहाँ फील्ड होगा वही आंसर होगा। अगर 6 को रहेगा जिसमें 5 को ऊपर रखा हुआ है, छठा पर ना रखा है, और फिर पूछेगा कि फील्ड क्या होगा, तो 5 के चलते रिजल्टेंट मत निकालना, एक के चलते जो आएगा वही आंसर होगा। उसी तरह से इस सवाल में जो है वो है एन साइड, एन कुछ भी हो सकता है, 6, उसमें से n-1 साइड पर चार्ज रखा हुआ है, n पूरा साइड है, n-1 साइड पर चार्ज रखा हुआ है। जैसे n की जगह पर 6 तो n-1 कितना हो गया, 5 कॉर्नर पर रखा हुआ है, n की जगह पर 5 तो कितना पर रखा हुआ है, 4 कॉर्नर पर रखा हुआ है। ऐसे तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एक चार्ज के बराबर ही हो जाएगा, यानी ए आंसर होगा KQ/r², क्योंकि एक सिंगल चार्ज के बराबर होगा। फिर कहता है अगला सवाल 7, 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। ये मेरा स्टार पॉइंट है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी मैंने बताया है कि एक ही जगह पर 2 टेंजेंट होगा जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। यह पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए। 8 नंबर सवाल, which one is the property of electric lines of force, which one is not the property of electric lines of force। कौन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको तो 9-10 बताया था, सब आपको याद होगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस होता ही है, सही है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बनाता है, यह गलत है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कन्वर्ट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये सही है। नन, इसका मतलब आंसर बी होगा, क्योंकि क्लोज लूप कौन बनाता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाता है। दी एसआई यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, ये देखो F बराबर 1/4πε Q1 Q2/r², इसका यूनिट पूछा है, तो ये निकाल लो यहां से, ये हो जाएगा 1/4π Q1 Q2/F_r²। इसको तो कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं। Q1 का यूनिट कूलम, दूसरा का यूनिट का यूनिट भी कूलम, तो स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट्स का न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये शायद है आपका कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए डी होगा, फंसाने के लिए दिया गया था आपको। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, नन। ये भी आपको हमने पूरी कॉन्सेप्ट दिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि देखो अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखोगे तो इस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस क्यू चार्ज रखोगे तो इस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी दिया था कि आप चार्ज को फील्ड बनाना सीखो और फील्ड को चार्ज बनाना सीखो। तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ पर ऐसा फील्ड है तो यहाँ कैसा चार्ज रखोगे, तो क्यू पॉजिटिव चार्ज, तभी ऐसा फील्ड होगा। अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दो, फील्ड को हटा दो, ये इसको क्या करेगा, रिपेल। अब क्या करो, चार्ज को हटा दो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है पॉजिटिव चार्ज उधर ही फोर्स लगेगा, यानी ऑप्शन ए। काफी डिटेल हमने बताया है लेक्चर में, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर मेरा देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा डायरेक्शन। तो ये 9 नंबर 8 नंबर का हो गया बी, 8 नंबर का 8, तो ये जो है ये ठीक हो गया। ये थोड़ा सा सीरियल गड़बड़ हो गया था, 7 के बाद 8 के बाद 9, तो 8 का बी हो गया और 9 का डी हो गया। तो आंसर हम बता ही दिए। 10 का देखते हैं, 10 का कहा, हाँ ये भी बताया अभी, यानी 10 का ए होगा। ग्यारह नंबर सवाल, द प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस इज। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या था कि चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये हमने बता रखा है। तो इसका
चार्ज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी लिखा है में, गलत है। चार्ज डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, ये भी गलत है। बी आइदर ए बी, नहीं, डी होगा, नन। तो 11 नंबर का होगा डी। 12 नंबर charge q divided into two parts which is kept some distance apart, the force between them will maintain if maximum if the two charges particle। कितना कितना होगा? तो मैं ऐसा कहा था कि उसका चार्ज q है, इसको दो भाग में बांटिए, एगो मान लीजिए q और दूसरा का हो जाएगा q माइनस q, ऐसा बांटिए ताकि उसके बीच में फोर्स मैक्सिमम हो। हालांकि इसका आंसर हमेशा मैक्सिमम की बात कही जाती है तो होता है 50-50, याद रखिएगा 50-50, यानी कैपिटल क्यू को डिवाइड करेंगे q/2 और q/2 में। ये सवाल कूलम्स लॉ के हमारा टाइप फर्स्ट में एग्जैक्टली करवाया हुआ है, बिल्कुल। आप रेफर कर रहा हूँ मैं, आप जाकर के देख सकते हैं, बिल्कुल किया हुआ है। इसलिए इसका आंसर जो होगा आपको हो जाएगा q/2 a है। 13 नंबर सवाल। A charge of mass m hand if the electric field is vertically upward। ये देखिए एक मास है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वेक्शन, इस पर फोर्स क्या लगेगा? नीचे mg। The value of charge on a charge body is hang in air। ये हवा में लटक रहा है कोई चार्ज बॉडी, मतलब मार्कर है, इसको छोड़ दे तो ना गिरे। ना गिरने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ हो। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, आइए नीचे ना गिरेगा। ना गिरेगा तभी जब mg को कोई ऊपर की तरफ बैलेंस करेगा। अब बैलेंस कितना से करेगा? q इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से ये mg को बैलेंस करेगा, और हमको यही q पूछा है, तो हम क्या करेंगे? q बराबर mg, q बराबर mg अपॉन ई। तो mg अपॉन ई जो इसका ऑप्शन होगा, यानी बी। 14, ये बॉडी हैव चार्ज, ये फॉर्मूला क्वांटाइजेशन का है, ये अब ऐसा फॉर्मूला वहां करवाए हैं। q बराबर एन ई, n इज इक्वल टू q बाई ई। मैं बताया हूं कि चार्ज हमेशा डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होती है। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ 1.6, फिर दूसरा चार्ज क्या हो सकता है उससे ज़्यादा? 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, और दूसरा क्या होगा? 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19। इसके बीच में कोई चार्ज नहीं होगा। ये है क्वांटाइजेशन का मतलब। तो इसको चेक करके देखिए, Q दिया हुआ है 3.2, 10 के पावर 19, इलेक्ट्रॉन 1.6, 10 के पावर माइनस 19, ई कट गया दो बार से, तो ये 2 आया, तो होल नंबर में इलेक्ट्रॉन आया, इसलिए पॉसिबल है। यानी 14 का आंसर जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? आर रिमूव्ड, यानी बी। और 15, आंसर 15 का, ए पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड अलोंग ए सर्किट in the electric field generated by another point charge Q. The work done by the electric field on rotating charge are coulomb। अच्छा, मतलब है कि अगर कोई चार्ज यहाँ पर है और दूसरा चार्ज को ऐसे रोटेट किया जा रहा है, ये चार्ज को, तो इसको ऐसे चक्कर लगाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आंसर है 0, क्योंकि राउंड ट्रिप में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 होता है, ऐसा हमने 11th में ही बताया है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, और ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से फोर्स इसको किधर लगेगा? इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर। एंगल कितना बनेगा? 90। वर्क क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा, ये थीटा है 90, कॉस 90 0 वर्क, नो वर्क। यानी 15 का आंसर आपको हो जाएगा ए, यानी 0। और लास्ट 16 क्वेश्चन है आपका, ये जो हम बताए हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन में पूरे अच्छे से, मैंने आपको कॉन्सेप्ट देखा था अपने लेक्चर से
जितना भी कॉन्सेप्ट दिया था मैंने सवाल कर दिया ताकि आप समझ जाए बात को कि आपको ये सही से समझ में आया कि नहीं। इसका सिग्निफिकेंस Q नॉट टेंड्स टू 0 का क्या था, तो मैं बताया था कि सोर्स चार्ज एक्सपीरियंस कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज को इफेक्ट नहीं कर सकता है। और ये आंसर लिखा हुआ है सी। हियर Q नॉट टेंड्स टू 0 means only source charge affect test charge does not affect source charge, so this is your answer C। तो ये क्यूज फर्स्ट का बहुत ज़्यादा साधारण क्वेश्चन दिए थे हम कि आप लेक्चर समझ में मेरा आया है कि नहीं, उस पर बेस्ड सवाल था। छोटी मोटी 16 प्रॉब्लम हमने दिया था। अभी और भी क्यूज आपके सामने आएंगे और थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल होंगे। धीरे धीरे मैं आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाता रहूँगा, क्योंकि सीढ़ी इसीलिए बनाई जाती है ताकि आप स्टेप बाय चल सकें। अचानक से कोई 2 मंजिला और 3 मंजिला मकान पर जंप नहीं कर सकता है, और वो जंप जो अचानक से करता है तो फिर उसमें बहुत परेशानी आती है। अचानक पानी 4 छत पर आ गया, इसका मतलब बाढ़ है, तो परेशानी है ना, वो होना भी नहीं चाहिए। स्टेप्स बाय ग्रेजुअली हम लोग डेवलप करेंगे। इसलिए बच्चों क्विज का आंसर आप लोग किया करेंगे। हम क्विज अभी से थोड़ा और अलग ढंग का, पहले तो मैं लेक्चर कमांड करवाता हूँ क्विज के माध्यम से, तो आप लेक्चर अच्छे से मेरा पढ़ा करें और उससे आप क्विज बनाएंगे तो आपको मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि इसका जवाब कहीं न कहीं मेरे लेक्चर में इन्वॉल्व होगा। फिर हम और जो क्विज करेंगे तो उसमें थोड़ा इससे टेढ़ा सवाल डालेंगे, वो भी इन्वॉल्व मिलेगा लेकिन टेढ़ा मिलेगा, थोड़ा गहरा जाना पड़ेगा, थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे आपका एक हैबिट बनेगा, और जब हैबिट बनेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसलिए आज ये इसका आंसर शीट मैंने आपको पब्लिश कर दिया। थैंक यू। फिर हम आगे मिलते हैं अगले शेड्यूल के साथ। थैंक यू।